Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक को. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग सेकंड लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आल्सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर थे सेकंड लेसन के, वो भी हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं. ओनली सम पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज, सम एक्टिविटीज आर रिमेनिंग नाउ. केवल कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर रिमेनिंग है, यानी कि यहाँ पर बची हुई है. उनको हम लोग एक बार पढ़ेंगे. उनमें से जो जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको करने के लिए दूंगा और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी. विस्तारित अधिगम यानी फैला हुआ चीजों, अधिगम का मतलब होता है सीखना. कुछ ऐसी चीजें जो लेसन से भी बाहर है यानी फैली हुई है और जिनको हम सीखेंगे उसको विस्तारित अधिगम कहते हैं. क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, जिसको एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज और कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं. इनमें से जो करने योग्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको करने के लिए भी कहूंगा, वो आपको करने हैं. पहली एक्टिविटी जो दी गई है, खेत में चने अथवा सेम का एक पौधा समूल उखाड़िए. चने का पौधा हो कहीं पर बोया हुआ खेत में या सेम का पौधा हो तो उसको जड़ सहित उखाड़ना है. इसकी जड़ों का प्रेक्षण कीजिए, यानी इसकी जड़ों को ध्यान से देखिए. आपको कुछ जड़ों में कुछ गोल उभार दिखाई देंगे. इसकी जड़ों में आपको गांठें से ऐसी दिखाई देगी कहीं कहीं पर. यह जड़ों की ग्रंथिकाएं हैं, इनको नोड्यूल्स कहते हैं. ये जड़ों की ग्रंथिकाएं हैं. एक जड़ का चित्र बनाकर ग्रंथिका दर्शाइए. तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके. ये आपको ड्राइंग इसमें बनानी है, ये डायग्राम बनाना है. लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का ये डायग्राम है. नीचे की ये पूरा रूट स्ट्रक्चर बनाना है. और देखिए ये जो गोल गोल जगह जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस तरह की ये ग्रंथिकाएं आपको बनानी है. जगह जगह जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसको आपको लेबल्ड भी करना है, नामांकित करना है एरो लगा करके ग्रंथिकाएं, और नीचे लिख देना लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं. तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 2, जैम तथा जेली के लेबल एकत्र कीजिए. जैम जो आता है वो फलों के रस से बना हुआ आता है. जेली भी उसी तरह का आता है. जैम थोड़ा गाढ़ा होता है जो कि हम ब्रेड पर लगाकर या रोटी के साथ भी खा सकते हैं. जेली जो होती है वो भी लगभग उसी तरह की आती है. तो जैम और जेली जो आती है मार्केट में, अगर आप में से किसी के घर पर हो तो उसका जो बाहर का लेबल आता है, उसकी पैकिंग के बाहर जो लेबल चिपका हुआ आता है, उसको आप एकत्रित कीजिए. इसके ऊपर छपे संघटकों के नामों की सूची बनाइए कि वो जैम और जेली किन किन चीजों से मिलकर बना है. देखिए कोई भी खाने पीने की चीजें जब मार्केट में पैकिंग में आती है तो वो चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, वो हिंदी में उसको संघटक कहते हैं, इंग्लिश में उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. तो हर एक जो भी पैकिंग आइटम होता है उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर छपी रहती है हर एक पैकिंग के ऊपर. तो जैम और जेली अगर आप कहीं पर आपको मिलता है तो उसकी पैकिंग के ऊपर जो एक लेबल चिपका हुआ रहता है, कागज चिपका हुआ रहता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें इंग्रेडिएंट्स में लिखी हुई है, उसके संगठन में क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपको नाम लिखने हैं उनके. यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है. लेकिन अगर आपके पास जैम या जेली अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं. आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इसके बाद में सेकंड जरूरी नहीं है. थर्ड क्वेश्चन आपको करना है. इसमें क्या करना है, एक डॉक्टर से संपर्क करके पता लगाइए कि किसी
प्रतिजैविक का बहुत अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रतिजैविक क्या होती है? एंटीबायोटिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि बीमारी के जो रोगाणु हैं उनको मारने के काम आती है। ये ऐसी दवाइयाँ होती है एंटीबायोटिक। लेकिन जब हम यहाँ पर पूरा प्रश्न पढ़ेंगे एक बार कि किसी भी प्रतिजैविक का बहुत अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो ये आपको करना है। इसके आंसर में आपको लिखना है, किसी भी प्रतिजैविक की अत्यधिक उपयोग से शरीर को उस प्रतिजैविक की अधिक मात्रा की आदत बन जाती है और धीरे धीरे वह मात्रा हमारे शरीर में प्रभावी नहीं रहती। हमें धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है और एक समय ऐसा आता है कि वो प्रतिजैविक फिर हमारी बॉडी में काम ही नहीं करती। इसलिए हमें अत्यधिक मात्रा में प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए और अधिक मात्रा में प्रतिजैविक हमारी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपको लिखना है इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रोजेक्ट है, तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको समझना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री है 2 परख नली। परख नली आप जानते होंगे, ये ऐसी परख नली होती है। तो 2 परख नली चाहिए इसमें। मार्कर पेन, जो कि परख नली कांच की होती है तो उस पर चल जाता है मार्कर पेन। चीनी, जो अपन चाय में डालते हैं। यीस्ट पाउडर, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि यीस्ट पाउडर जब किसी में डाल देते हैं ना तो वो फूल जाती है वो चीज़। तो यीस्ट पाउडर, 2 गुब्बारे एवं चूने का पानी, ये सामग्री चाहिए इस प्रयोग के लिए। फिर करना क्या है, 2 परख नली लेकर उस पर इन पर ए तथा बी निशान लगाइए। देखिए, ये एक परख नली है, इस पे इसके पास में ए लगा दिया, दूसरी के पास में बी लगा दिया। परख नलियों को एक स्टैंड में लगा दीजिए तथा ऊपर का थोड़ा सा स्थान छोड़कर इन्हें पानी से भर दीजिए। देखिए, स्टैंड में लगा दिया दोनों परख नलियों को, ऊपर से थोड़ा खाली रख दिया, बाकी इसमें पानी भर दिया, इतना इतना, इसमें भी पानी भर दिया, दोनों में पानी भर दिया। ऊपर से थोड़ा स्थान छोड़कर इन्हें पानी से भर दीजिए। प्रत्येक परख नली में 2 चम्मच चीनी डालिए। इस परख नली में भी 2 चम्मच चीनी डाल दी, इसमें भी 2 चम्मच चीनी डाल दी। परख नली बी में 1 चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। देखिए, पानी दोनों में डाला, चीनी दोनों में डाली, चीनी डाली तो घुल जाएगी। अब बी वाली परख नली में हमने यीस्ट का पाउडर भी डाल दिया। देखिए, हमने पढ़ा है लेसन में कि अगर चीनी के अंदर यीस्ट का पाउडर डालते हैं तो किण्वन की क्रिया होती है और एल्कोहल में बदल जाती है वो चीनी। शर्करा के, चीनी को शर्करा भी कहते हैं। शर्करा का एल्कोहल में बदलना ये किण्वन की क्रिया होती है। तो हमने क्या किया, देखो, 2 परख नलियां ले ली, ए और बी, स्टिकर लगा दिया, दोनों में पानी भर दिया, दोनों में चीनी डाल दी। अब ए में तो अपन ने यीस्ट पाउडर नहीं डाला, बी में हमने यीस्ट का पाउडर डाल दिया। बी में 1 चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। 2 गुब्बारों को थोड़ा सा फुलाकर प्रत्येक परख नली के मुख पर लगा दीजिए। इस पे भी गुब्बारा लगा दिया, इसके ऊपर भी गुब्बारा लगा दिया। इन्हें एक उष्ण स्थान यानी गर्म जगह पर एवं सूर्य के प्रकाश से दूर के स्थान पर रख दीजिए। यानी जहां सूर्य का प्रकाश न हो लेकिन गर्मी हो, ऐसी जगह पर इनको रख दिया। 3-4 दिन तक प्रतिदिन इनका प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए तथा इनकी व्याख्या के लिए सोचिए। अब इनका क्या होगा, देखिए, अब एक अन्य परख नली लीजिए तथा इसमें 1/4 भाग तक चूने का पानी भरिए। देखो, इसमें क्या होगा, इनका प्रेक्षण तो खैर अलग आएगा। अभी एक बार इसको कंप्लीट एक बार रीड करते हैं। ये दोनों का तो ये हो गया। अब एक अन्य परख नली लीजिए तथा इसमें 1/4 भाग तक चूने का पानी भरिए। 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा। परख नली बी से गुब्बारा इस प्रकार हटाइए कि गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर न निकल पाए। अब देखो, पहले तो अपन पहले वाले का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले वाले में जब अपन इसमें यीस्ट पाउडर डालेंगे तो इसमें क्या होगा, किण्वन की क्रिया होगी, क्योंकि इसमें शर्करा है चीनी के रूप में। और फिर हमने इसमें यीस्ट का पाउडर डाल दिया। तो यीस्ट का पाउडर डालने से इसमें एक क्रिया होती है अंदर, किण्वन की क्रिया।
वो किण्वन की क्रिया होने से इसमें एक गैस बनती है, ये फूलेगा भी। और वो फूलती क्यों है कोई भी चीज, देखो ये भी हमने पढ़ा है कि केक में, अपन डबल रोटी में, तो उसमें जब यीस्ट डालते हैं तो वो फूलता क्यों है, क्योंकि यीस्ट पाउडर जब डालते हैं तो यीस्ट की कोशिकाएं जो होती है वो तेज गति से बढ़ती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उस गैस के कारण से फूल जाती है चीजें। तो यहां पर भी यीस्ट जब डाला इसमें, चीनी इसमें थी ही, तो शर्करा के साथ यीस्ट मिलकर के किण्वन की क्रिया होती है, इसमें एल्कोहल भी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस गुब्बारे में भरती जाएगी और ये गुब्बारा फूल जाएगा। ये गुब्बारा तो नहीं फूलेगा क्योंकि इसमें तो हमने पानी में खाली चीनी डाली है, तो वो चीनी घुल गई, बस गुब्बारा फूलेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई गैस तो बनी नहीं। लेकिन इसमें हमने चीनी घोलने के साथ साथ इसमें यीस्ट का पाउडर डाला और उससे क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और वो इस गुब्बारे में भरती गई और वो इस गुब्बारे को उस गैस ने फुला दिया। अब हमें करना क्या है, इस गुब्बारे को ऐसे निकाल लिया, गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और वो गैस का क्या किया, देखो अब एक अन्य परखनली लीजिए तथा इसमें 1/4 भाग तक चूने का पानी भरिए। अब इन दोनों परखनलियों के अलावा एक और परखनली ली, उसमें 1/4 यानी चौथाई हिस्सा उसमें चूने का पानी डाला और ये जो परखनली बी के ऊपर का गुब्बारा है जो इसमें गैस भरी हुई है, वो गुब्बारा उतार के उसमें लगा दिया तीसरी वाली परखनली में। परखनली बी से गुब्बारा इस प्रकार हटाइए कि गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर न निकल पाए। अब इसे चूने के पानी वाली परखनली पर लगाकर भली भांति हिलाइए, अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको करना है। अब व्याख्या मैं बता दूंगा आपको, अभी ये पूरा आपको लिखना है, ये चित्र बनाना है आपको ब्लैंक पेपर पर और फिर इसकी लिखनी है आपको नीचे व्याख्या में आपको ये लिखना है जो मैंने अभी बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूं, वो व्याख्या में लिखना है आपको। परखनली ए में हमने जल में सिर्फ चीनी मिलाई है और चीनी मिलाने से इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है जिससे कि गैस बने, इसलिए गुब्बारा नहीं फूलता है। परखनली बी में हमने चीनी पानी में घोलने के साथ साथ उसमें यीस्ट का पाउडर भी मिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें किण्वन की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुब्बारे में भर जाती है, इससे गुब्बारा फूल जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ गुब्बारा हम चूने के पानी वाली परखनली पर लगाते हैं उतार कर, और जब इसको हिलाते हैं तो चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है और चूने के पानी को दूधिया रंग में बदलने का गुण कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। अर्थात इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो गैस उस परखनली बी में बनी थी वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि हमने इसका टेस्ट चूने के पानी के साथ कर लिया है। अर्थात कुल मिलाकर इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि जब शर्करा में यीस्ट पाउडर मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये निष्कर्ष, ये आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। पहले तो आपको ये पूरा लिखना है, ये आपको जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है अपना जो ब्लैंक पेपर होता है उस पे, और फिर ये व्याख्या जो मैंने बोली है वो आपको लिखनी है। और लास्ट में एक बॉक्स दिया गया है, क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। मनुष्य नहीं पैदा हुए उससे पहले जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए ये कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। यानी मिट्टी के बर्तन में अगर इनको उबाला जाए पानी को तो भी ये जीवित रह जाते हैं, और बर्फीले पानी में भी ये जीवित पाए गए हैं। ये कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरों में पाए गए हैं। यानी कि कास्टिक सोडा जो कपड़े धोने का होता है वो, यानी कपड़े धोने के साबुन में भी ये जीवित पाए गए हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये जीवित पाए गए हैं। यानी तरह तरह के जीवाणु होते हैं। लेकिन अभी जो ये वायरस चल रहा है ना, ये कोरोना,
ये तो साबुन के साथ में इसकी जो त्वचा है ये फट जाती है, खत्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि हाथ को बार बार साबुन से धो या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धो। वो वहां पर उस वायरस के ऊपर, जो कोरोना का वायरस है, उस पर तो ये सोडा, कास्टिक सोडा यानी जिससे अपन हाथ धोते हैं, साबुन बनना जिससे बनता है, वो काम करता है। इसी के साथ अल्कोहल उस पर काम करता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो ऐसे ऐसे वातावरण में भी जीवित पाए गए हैं। पानी उबाल दिया तो भी जीवित पाए गए हैं, कहीं पर बर्फीले पानी में पाए गए हैं, कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में भी, उसके पोखरों में भी ये जीवित पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था, यानी चंद्रमा पर 2 वर्षों से वो था, बार बार वहां पर कोई न कोई जाता रहता है, तो वहां पर 2 वर्षों से एक जीवाणु जीवित रह गया। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह सके। यानी बैक्टीरिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वो हर परिस्थिति में, हर पर्यावरण में जीवित रह सकता है। अभी क्या है कि जैसे ये वायरस वगैरह तो गर्म करने से वो खत्म हो जाते हैं, फट जाती है उनकी खोल वगैरह, लेकिन जीवाणु जो है वो हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। और जीवाणु कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तरह तरह के, तो उनके अपने अपने भी अलग अलग गुण होते हैं कि कौन किस परिस्थिति में रहेगा। लेकिन कई जीवाणु इस परिस्थितियों में, इतनी विकट परिस्थितियों में भी जीवित रहे पाए गए हैं। तो इसके साथ ही अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है, सेकंड लेसन। आज मैंने आपको ये विस्तारित अधिगम के ये क्रियाकलाप व परियोजनाएं, ये प्रश्न में से प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है, प्रश्न नंबर 2 नहीं दिया है, 1, 3 और 4 ये दिए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो नोट डाउन करना है और फिर इसकी व्याख्या लिखनी है। और ये जो डायग्राम है ये ब्लैंक पेपर पर बनाना है, वो भी ब्लैंक पेपर पर ही बनाना है। ये आपको रिटर्न वर्क करना नहीं है, ये केवल क्या आप जानते हैं, डू यू नो में दिया हुआ था। तो इस तरह से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड लेसन, अध्याय 3। देखिए ये जो मैंने आपको रिटर्न वर्क दिया है वो आपको जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। अध्याय 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए संश्लेषित क्या है, यहां पर संश्लेषण का मतलब है मानव निर्मित, संश्लेषित यानी बनाए गए। रेशे, देखिए रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और दूसरे होते हैं संश्लेषित जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ बनाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के रेशे होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो यहां पर बात हो रही है मैन मेड रेशों की। संश्लेषित रेशे, मैन मेड फाइबर्स एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक भी जो संश्लेषित रेशे होते हैं उसी कैटेगरी का होता है, क्योंकि दोनों ही रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे भी रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं और प्लास्टिक भी रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाया जाता है। तो इसी प्रकार की चीज, इन दोनों ही प्रकार की चीजों को डिटेल से डिस्कस करने के लिए ये लेसन है यहाँ पर, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसको हम आज स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि आज हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कुछ टाइम अपना पास हो चुका है, तो यहाँ जितना हम पढ़ पाएंगे उतना पढ़ते हैं, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, पोशाक यानी हमारी ड्रेस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, पोशाक जिसे हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े को फैब्रिक कहते हैं इंग्लिश में, कपड़े को फैब्रिक कहते हैं। तो जो भी हम ड्रेस पहनते हैं वो फैब्रिक यानी कपड़े से बनती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। और कपड़े 2 प्रकार के रेशों से बनते हैं, या तो वो कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होगा, जो रेशा है वो या तो कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होगा, जैसे कि कपास का रेशा होता है, जैसे ऊन का रेशा होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, जैसे रेशम का रेशा होता है। ये प्राकृतिक स्रोतों से
प्राप्त होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे होते हैं और एक कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे को फाइबर कहते हैं। कपड़े को फैब्रिक कहते हैं, रेशे को फाइबर कहते हैं। देखो ड्रेस बनती है कपड़े से यानी फैब्रिक से, और कपड़ा बनता है रेशे से यानी फाइबर से। तो इस तरह से इनको बनाया जाता है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो प्राकृतिक रेशों के नाम हो गए, ऊन हो गई जैसे, तो ऊन भेड़ से मिलती है, तो भेड़ प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है अपने को, वो बनाया नहीं जा रहा है, भेड़ तो प्राकृतिक है। तो एक तो ऊन हो गई, रेशम हो गया, रेशम की कीड़ों से मिलता है वो, कपास हो गई, जूट हो गया। ये है कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम। रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। रेशों से कपड़े बनते हैं, पैर पोंछने का जो पायदान है वो बनता है, चटाई बनती है, कवर बनते हैं। तो रेशों से कई चीजें बनाई जाती है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं के में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। क्रम संख्या देखिए इसमें कितनी चीजें लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5। यहां पर आपको नंबर लगाने हैं क्रम संख्या वाले में, 1 2 3 4 एंड 5। वस्तु का नाम जो रेशों से बनती है, जैसे लिख दिया सूती कपड़े, सूती वस्त्र। फिर उसके बाद लिख दिया बनियान। फिर उसके बाद लिख दिया पायदान। फिर उसके बाद लिख दिया चटाई, और उसके बाद में लिख दिया गाड़ी का कवर। अब ये कैसे रेशों से बने हैं? रेशे का प्रकार क्या, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम? तो सूती वस्त्र तो प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक। बनियान ये कृत्रिम हो गया। पायदान ये भी कृत्रिम हो गया। चटाई ये भी कृत्रिम है। एक हम और गाड़ी का कवर नहीं लेके और ले लेते हैं दूसरा, तो ये हम ले लेते हैं स्वेटर। तो स्वेटर जो होता है वो प्राकृतिक हो गया, क्योंकि ऊन प्राकृतिक होती है। ये आपको टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। पिछला जो लेसन है उसका वर्क जब हो जाए तो आपको नया लेसन नए पेज से स्टार्ट करना है। लेसन का नेम और नंबर मेंशन करना है। उसके बाद में ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है। ध्यान रखिएगा, रूलर की हेल्प से ही ड्रॉ करें पे टेबल को। स्केल का उपयोग करें, हाथ से लाइनें बिल्कुल नहीं खींचें टेढ़ी मेढ़ी, बहुत अच्छी तरह इसको ड्रॉ करें। पेंसिल और पेन से भी, आप ब्लू पेन से भी कर सकते हैं चाहें तो, और रूलर का यूज जरूर करें आप, ताकि ये जो लाइनें हैं, जो लाइन्स है वो स्ट्रेट बन पाए। और फिर उसके बाद में आप सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, ये इसका हेडिंग लगाएं और फिर इस तरह से इसको फिल करें। यहाँ तक का वर्क आपको करना है। पिछले लेसन में भी कुछ वर्क आपको दिया है, लेसन नंबर 3 में से भी ये टेबल मैंने आपको दी है। इससे आगे की स्टडी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, बिकॉज टाइम इज ओवर ऑफ द टुडेज वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, see you and bye.